महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया, महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था, 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था, 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था, सेबी अधिनियम। दोनों कब का, 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था, 2009, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था, 2009, लागू कब से हुआ, 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था, तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का, 1897, 1897। तो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीट। अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ से आपको सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखें, यानी नोट आपको करते जाना है। नोट करने से ये फायदा होगा आपको कि रिवीजन करने में आपको आसान होगा, यानी कोई भी चीज़ बिना रिवीजन के याद नहीं होता है, चीज़ें रिवीजन करने से ही याद होता है। ऐसा नहीं कोई महान यानी जन्म ही लिया है, महान आपको यहाँ बनना पड़ता है, तो आपको बार बार चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा तो ही आपको याद होगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और कल का वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया था क्योंकि साउंड प्रॉब्लम था, इसलिए आपको कल वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस मंथ में ये जो सीरीज चल रहा है समाप्त कर दे, क्योंकि मैक्सिमम आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। जो भी बचा 200-300 सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, 200 से 300 ही बचा है तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सीधा वीडियो को शुरू करते बिना देर के हुए। तो आज का पहला प्रश्न है और आप आंसर सबसे पहले जरूर बताइएगा। माइंड में आपको सोचना है, थिंकिंग पावर आपका बढ़ाना है, यानी आपका जो थिंकिंग पावर है आपको क्या करना है, अपने माइंड का जो थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाना है। पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है आपका जो माइंड है उसका जो थिंकिंग पावर, सोचने का पावर आपको बढ़ाना है, यानी माइंड पे जोर देना है। ये नहीं कि आप सीधा पढ़ के जाइए वो प्रश्न है वही आएगा सेम टू सेम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको माइंड का जो पावर, थिंकिंग पावर, सोचने का पावर, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं जिससे क्या हो, माइंड का जो सोचने का क्षमता हो बढ़ जाए, यानी विकसित हो जाए। आयुष्मान भारत योजना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ABS, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और ज़्यादातर प्रश्न हम इसलिए गलती कर देते क्योंकि लास्ट में जो लिखा रहता है नहीं है, नहीं है तो नहीं को आपको ध्यान से पढ़ना है। हम प्रश्न को तेजी से पढ़ देते और ये पढ़ नहीं पाते हैं कि लास्ट में नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, यानी नहीं मिस कर देते कौन सा कथन सही है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ, 23 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुआ। रांची झारखंड से शुरू हुआ। तो रांची सबको मालूम होगा, जो भी रांची तो आपको मालूम होगा ही कहाँ पड़ता है, झारखंड, यानी झारखंड का राजधानी कहाँ है, रांची। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुआ। और यह किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसकी शुरुआत कौन किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था योजना। तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन सी दे रहा है, इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन जो 3 दिया गया ये सही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला, ऑप्शन जब आप बी और डी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी में लिखा गया है, ऑप्शन बी में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न आपको सोल्व करना। ऑप्शन बी में लिखा गया है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी में लिख रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जो यहाँ लिखा है कोई आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया। यहाँ प्रश्न बोल रहा नहीं किया गया, यहाँ कह रहा है कि कर दिया गया। तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना इसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, बी भी सही है, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए का ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता, प्रश्न पूछेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, मूल कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य कितना था।
तो मूल कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य कितना था? तो प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। ये प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। मूल संविधान में पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य था या नहीं, तो प्रश्न बोलेंगे नहीं, यानी आंसर क्या होगा? 0, मतलब नहीं था मूल कर्तव्य। तो इसको जोड़ा कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन यानी 42वां अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। और 1976 में संविधान संशोधन होता है और लागू कब से होता है? 1977 से। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में कितना है? 11। वर्तमान में 11, और जब जोड़ा गया था तब कितना था? 10। ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में पूछेगा 11 और जब जोड़ा गया था 10, और मूल संविधान में 0। तो ये प्रश्न याद आप जरूर रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 51 के ए में बताया गया, 51 के ए में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51 के ए में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति और अनुच्छेद 48 के ए में क्या बताया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया, और जो भी बचा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? यानी प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा अगर आप जब देखिएगा ध्यान से, तो गुजरात पहला नंबर पे है और आंध्र प्रदेश दूसरा पे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए में गुजरात है तो आंसर होगा। अगर गुजरात नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में अगर गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों है तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी पहला पे है गुजरात, सर्वाधिक किस राज्य का है? गुजरात। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट है, और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात है सबसे पूर्वी राज्य? नहीं, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, और गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड यहां लिखा गया। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 1984। कौन सा गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा। कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा गैस पूछेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ? 1984 में। कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बाकी जो ऑप्शन दिया गया, जो भी ऑप्शन दिया फालतू ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। तो ये भी याद रखिएगा। और स्थापना कौन किया? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। यहां पे नोट करिएगा, बिंदुसार। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, याद रखिएगा।
हर्षवर्धन के समय में कौन आया? ह्वेनसांग। हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल। सरदार पटेल। और सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? 1928, बारदोली सत्याग्रह, 1928 बारदोली सत्याग्रह, 1928 में बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आप याद रखिए, बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी 1917 चंपारण आंदोलन। और एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक था? 1922 तक। 1922 में वापस क्यों लिया गया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना जो होता है, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो प्रश्न ये पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस क्यों लिया? चौरी चौरा घटना के कारण 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? 1932 में पूना पैक्ट। कहाँ हुआ? पूना यानी पुणे के एयरबादा जेल में। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। कहाँ हुआ? पुणे के एयरबादा जेल में। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और देखिए, कभी अगर मिस हो जाए तो मान लीजिए बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, तो अगर कहीं भी अगर गलती आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे सुधार दिया जाएगा। तो अगर लगता है कि आपको कि किसी प्रश्न में या किसी प्रश्न का आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। नाम क्या है? व्हीलर आइसलैंड यानी व्हीलर द्वीप। और अभी इसका वर्तमान में नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी कलाम द्वीप। तो ये आप याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम के नाम पे पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न ने क्या पूछा? सही है। एल नीनो क्या? एक गर्म हवा। तो प्रश्न में अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना नहीं, ये क्या है? गर्म हवा। और ये कहाँ चलती है? एल नीनो दक्षिण अमेरिका, पेरू के तट पे। भारत एल नीनो से प्रभावित नहीं है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कैसी हवा? तो गर्म हवा, गर्म जलधारा। ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन 1946। तो ये आप याद रखिएगा। और 1909 में क्या था? मार्लो मिंटो सुधार। ये आप याद रखिएगा। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। और पृथक निर्वाचन
भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ही किया गया था, पृथक निर्वाचन। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे आपको ध्यान देना है, सही नहीं है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन याद रहे, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित यानी नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लिख रहे एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है, हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस गैस का नाम बताइए जो बीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। बीक टाइप लाइटर, बीक टाइप लाइटर आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। बीक टाइप लाइटर जो आप गैस जो जलाते हैं, अब देखेंगे जो गैस जलाते हैं बीक टाइप लाइटर, देखिए गैस नहीं, वो जो कभी कभी आप देखेंगे कि सिगरेट पीते हुए जो छोटा रहता है इसे जलाइए ना तो जल जाए, मतलब उससे आग निकलेगा, और उसमें लिक्विड टाइप का होता है, वो क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन। उसी को क्या बोलते हैं? बीक टाइप लाइटर। उसमें क्या रहता है? ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हीलियम He2, मेथेन CH4, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सही, रंग नहीं होगा, रिंग होगा वहां पे जी, रंग नहीं होना चाहिए, रिंग होगा। देखिए क्या लिखा गया? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। जब भी प्रश्न आप पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं है पे आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन ये दिया गया है, इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर इसलिए तो प्रसिद्ध है क्योंकि पृथ्वी का 75% ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर में। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन सी द्वारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। तो अगर आप यहाँ इमेज देखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप इमेज देखिएगा तो स्थित का ए आपका रहा रिंग ऑफ फायर। ये क्या है? रिंग ऑफ फायर। तो ये क्या है आपका? रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर स्थित का देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा। ये देखिए भारत है, ये क्या है? भारत। तो जब ये भारत है तो भारत के कौन साइड स्थित है? पूर्व साइड, यानी इंडोनेशिया ये सब आपका हो गया। ये आपका रिंग ऑफ फायर। और अमेरिका कहाँ स्थित है? यहाँ पे मैप लगाना भूल गया, अमेरिका मतलब इस साइड स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में बोला गया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का आंसर गलत हो जाएगा। ये कवर नहीं करता है। ये मूल रूप से कहाँ? एशिया में। कहाँ? एशिया में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। HTTP में P किसके लिए? HTTP में लिख रहा है कि HTTP में किसके लिए प्रयुक्त होता है? P किसके लिए प्रयुक्त होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो P किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रोटोकॉल के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन यानी जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है पूछा है। रैम का आकार, हार्ड डिस्क की गति, सीपीयू की गति। तो इस कंप्यूटर से संबंधित है या नहीं है? रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, लेकिन ग्राफिक्स का कार्ड का आकार ये प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कभी कभी आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। रैम कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क ये भी है, सीपीयू ये भी है, ये भी कंप्यूटर से ही संबंधित है, लेकिन उसको क्या करता है? सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। ग्राफिक्स कार्ड का आकार, जो ग्राफिक्स करते हैं उसका जो कार्ड का आकार होता है वो प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पत्ते जो हरे होते हैं किसके कारण से? मैग्नीशियम के कारण से। यानी पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, जिसके कारण से पत्ते हरे होते हैं। आयरन एफी जो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? आयरन एफी कहाँ पाया जाता है? रक्त में यानी खून। कैल्शियम Ca, एल्युमिनियम Al, तो इसको आप याद रखिए। कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खून में कौन सा, प्रश्न पूछेगा कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है यानी खून में, तो क्या बताइएगा? Fe। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो नीलगिरी पहाड़ी, अगर आप ध्यान से, हम आपको इमेज यहाँ बता रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए कि निचला साइड हो गया, तो इधर है कौन सा? पश्चिमी साइड, और इधर है पूर्वी, यानी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय दोनों जहाँ मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। मतलब वहीं पे कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। तो अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं, और नीलगिरी पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और किस पहाड़ी पे स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पर्वत पे स्थित है? अनाईमुडी पर्वत पे स्थित है। फिर से आप ध्यान से सुनिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पर्वत पे स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है। किस पर्वत पे? अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है। और दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा, जो किस पर्वत पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पे। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाए जाते हैं, यानी उगाई जाती है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। मूल रूप से यहाँ आंसर जो क्या हो जाएगा? गलत। यह कर्नाटक एक पहाड़ी क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। किस पर्वत पे स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पे। और दक्षिण भारत के सेकंड सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस पर्वत पे स्थित है? नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं, यानी पानी में पाया जाता है। तो पानी में क्या होता है? पानी में मतलब पाया जाता है, इसका कहने का मतलब उसमें क्या होगा? लवण, जहां पानी का मात्रा वहां पे लवण तो पाया जाएगा, NaCl। तो ये जो ऑप्शन ए द्वारा सही हो जाएगा। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते। हिमांक तापों को वह सहन नहीं कर सकते, ये भी सही है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी सही है। अगर इमेज यहाँ पे होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए
यही है मैंग्रोव वन। तो तटों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 3 भी सही है। और ऑप्शन डी में दिया है मैंग्रोव वन यानी ब्रिज ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जब पेड़ पौधा ही ऑक्सीजन पर निर्भर होने लगेगा तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से परिवर्तित करता है। नाम क्या है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। तो डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, 29 और 30, ये आप याद रखिएगा। अल्पसंख्यक वर्ग से अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से अनुच्छेद 29 और 30। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल मान्यता नहीं देता है। बाकी महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये सब देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। इतना प्रश्न लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लिखता है इसलिए क्योंकि आपसे उसको टाइम पास करवाना है। आपसे क्या करवाना है, टाइम पास। सीधा प्रश्न पूछता है कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मलेरिया प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। टिटनेस जीवाणु जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, ये भी सही है। टाइफाइड जीवाणु, ये भी सही है। हैजा बोलता है तो जीवाणु, वो भी सही रहता है। खसरा जीवाणु से नहीं होता, तो खसरा होता है किससे, विषाणु से यानी वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो गलत होगा वही तो सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको स्पेशल वीडियो बनाकर जो भी रोग है और उसके कारक और जो रोग से होने वाला जो भी बीमारी यानी जितने टाइप का रोग है सारा का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो आपको क्या करना है, पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां सब जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।